हाँ जी। नहीं। हाँ, कर दो स्टार्ट कर दो। वो क्या है, क्या गो लाइव क्या है? चलो। चलो स्टार्ट करेंगे। यस। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। चलो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। अरे चलो वन मोर टाइम, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? कैसे चल रहा है डे वन? हाँ, बढ़िया मस्त मजे में। चलो। अरे बैठा दो ना, बाद में करा देना। चलो ऑल राइट, स्टार्ट करें। अच्छा, अभी आई थिंक आप लोगों का थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। कौन कौन से लेक्चर्स हो गए? टैक्स और कंपनी लॉ। चलो अच्छा रहा, मजा आया। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। सो डब्ल्यूटी किस किस का कब कब क्लियर हुआ है? नवंबर 21। अच्छा, और मई 21। अच्छा, अभी फ्रेश एकदम नया नया। चलो बहुत बढ़िया। कैसा गया एग्जाम? बढ़िया, क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है। एनीवे तो फिर आपका अभी 12th का रिजल्ट आया होगा। फर्स्ट ईयर चालू है, ठीक है, परफेक्ट। और बाकी जनता, इसको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, बाकी सब लोग नए हैं सारे। आप लोग सब पुणे से हो? चलो, पुणे से हो ना? बाहर से हो? कहाँ से हो? कोल्हापुर? मैं गई हूँ, एक बार गई हूँ कोल्हापुर। लोनावला? अरे लोनावला का मौसम छोड़ के यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या सही मौसम हो रहा है लोनावला में? और औरंगाबाद, वेरी नाइस। नगर? नगर तो पुणे हो गया है, मतलब क्या बचा है? हाँ, बीड़, ओके। अमरावती, वेरी नाइस। छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रंजनगांव? राजनांदगांव, ओके, वेरी नाइस। शोलापुर? खड़की? खड़की तो पुणे हो गया ना, मतलब अलग स्टेशन हो गया, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम पुणे में नहीं है। हाँ, चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, फटाफट बैठ जाओ। बहुत दिन हो गए। अरे वैष्णवी, पायल, गौरव, कुणाल, अनिल, स्वाति, स्वाति अगेन। चलो हम लोग स्टार्ट करते, फटाफट से सेटल हो जाओ जल्दी। पेट पूजा हो गई आप लोगों की? चलो बहुत बढ़िया। अरे जल्दी कर लो यार। ओके, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। थोड़ा सा गला खराब है, सो प्लीज एडजस्ट। माय नेम इज सौम्य कटारिया, सी एस सौम्य कटारिया, और आई विल बी ऑफ कोर्स टीचिंग यू GIGL। चलो इतना तो पढ़कर आए हो तुम लोग, ठीक है। GIGL, GIGL इज पेपर 1 ऑफ मॉड्यूल 1, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर जो आपको CS एग्जीक्यूटिव का देना है वो है कौन सा? GIGL, ठीक है। तो आप लोगों की जो पढ़ाई की शुरुआत, जो आपके एग्जाम्स की शुरुआत होगी वो GIGL से होगी। ये सब्जेक्ट जो है, इसका फुल फॉर्म है जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ठीक है। बट ये जो नाम है ना इस सब्जेक्ट का, वो ही इतना टिपिकल है कि सब लोग काफी ज्यादा एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्प्रूडेंस? व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस? कुछ भी आइडिया? नो? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन?
इंटरप्रेट करना, इतना बढ़िया आंसर। हाँ, चलो इंटरप्रेट करना मतलब समझना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जनरल लॉ से क्या समझ में आता है? डेली लाइफ के लॉज। हाँ, अरे बोलो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं आता है, कुछ भी बोलोगे सब एक्सेप्टेबल है, बोलो तो सही। जनरल पब्लिक के लिए लॉज, वेरी नाइस। ठीक है, नाउ सबसे पहले अपन थोड़ी देर ऐसे क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब करते हैं, फिर मैं एक पॉइंट पे आऊंगी, तुम लोग अच्छा ये मतलब था। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट ऑल लॉज डू यू नो? तुम्हें कौन कौन से लॉज के नाम पता है, एक्ट्स के नाम पता है? लॉ में पढ़कर आए होंगे डब्ल्यूटी में। कंपटीशन एक्ट, वेरी नाइस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेज एक्ट, लाइव वाली जनता भी जवाब देगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टोपा, किस टाइप के नाम है? टोपा, सोगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ, इतना आलस मत करो यार। हाँ, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। कंपनीज एक्ट, उसको तो मत भूलो। हाँ, जिंदगी भर पढ़ना है उसको, कंपनीज एक्ट को। और पार्टनरशिप, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, डोंट यू थिंक इट्स एन एक्ट स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज? यस। क्या हम उसको पार्टनरशिप पे लगा सकते हैं? नहीं, नहीं, हम तो पार्टनरशिप फर्म है, हम तो कंपनीज एक्ट फॉलो करेंगे। पॉसिबल है क्या? नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक एक्ट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, द एक्ट विच इज एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए टोपा यूज कर सकते हैं? नहीं। आ रही बात समझ में? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कोई स्पेसिफिक एक्ट है जो कोई स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है? यस, बट हमें इसमें वो नहीं पढ़ना है, वो आप लोग ग्रुप 2 में ईबीसीएल में पढ़ लोगे। यस, ग्रुप 2 में सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ लोगे, और कंपनीज एक्ट तो अपना जो मेन एक्ट है वो आप कंपनी लॉ में पढ़ लोगे। तो फिर मैम ऐसे एक्ट जो कि स्पेशल नहीं है, जो कि सब पर एप्लीकेबल है, वो किस में पढ़ना है? जेआईजीएल में, विच इज जनरल लॉ। जैसे कि सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब ये ऐसे एक्ट है जो कि सब पर रैंडमली एप्लीकेबल है, लाइक यू डोंट नीड टू हैव अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टू मेक दीज एक्ट्स एप्लीकेबल। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये तो जनरल लॉ समझ में आ गया। इंटरप्रिटेशन भी हाँ हमें पता है, पर मैम ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है एग्जैक्टली? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। देखो, वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड जुरिस। जुरिस का मतलब क्या होता है? लॉ। और प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, मतलब किस क्या हो गया? लॉ का नॉलेज। तो जब हमें लॉ का नॉलेज पता चलता है, जब हम लॉ का नॉलेज जानते हैं, जब हम लॉ समझते हैं, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। आ रही बात समझ में? अब एक मेरा सवाल है, सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना, पक्का? प्रॉमिस। इंडिया में कौन सा लॉ चलता है? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? सिविल प्लस, सिविल भी चलता है, क्रिमिनल भी चलता है, और कॉमन भी चलता है, कुछ भी। कॉमन लॉ चलता है, सिविल और क्रिमिनल नहीं चलता। चलता है, तो टिको ना अपनी बात पर। हाँ, ठीक है, चलो सिविल भी चलता है, मैंने माना। मैम अभी तो बोला सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, माना। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ भी चलता है। तो फिर ये कॉमन लॉ क्या है? कॉमन फॉर एवरीबडी, जनरल लॉ। हाँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज कॉमन लॉ? सारे लॉज आते हैं।
और तुम्हें पता है ये जो एक्ट बने हुए हैं, जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट तो चलो अभी 2013 में बना। कंपनीज एक्ट इसके पहले कब बना था? 1956। नाउ देयर इज दिस एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इतना पुराना बना हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इतना पुराना बना हुआ है, राइट है ना? सो इतने पुराने पुराने एक्ट अगर हम आज अप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? राइट? सो अब ध्यान से सुनना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम इतने पुराने एक्ट बनाते हैं तो आज की प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि वो हम फॉलो ना कर पाए। इट इज नॉट रियली प्रैक्टिकल टू फॉलो ऑल दोज एक्ट जो इतने सालों पहले बने थे। और फिर जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम किसके पास जाते हैं? किसका दरवाजा खटखटाता है? कोर्ट का, राइट? तो अब हम कोर्ट में गए, कोर्ट के पास जब हम अपनी प्रॉब्लम लेकर गए तो कोर्ट ने बुक खोला, बुक मतलब एक्ट खोला, कानून खोला, और वो खोलने के बाद उनको लगा नहीं यार ये तो कोई बहुत ही पुराना प्रोविजन है, ये शायद आज हम इसको यूज नहीं कर सकते। आज जस्टिस सर्व करने के लिए हमें कुछ और डिसीजन सुनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अब जो ये डिसीजन सुनाया जाएगा वो डोंट यू थिंक एक्ट से थोड़ा अलग होगा? राइट? अब एक्ट में कुछ और लिखा है, जज कुछ और डिसीजन दे रहा है, तो हम दोनों में से किसको मानेंगे? चलो कितने लोग बोलते हैं? अच्छा एक बार मैं वापस बताती हूँ, ठीक है? एक्ट पुराने पुराने बने हुए, लॉस पुराने पुराने बने हुए, सीपीसी बना है, सीआरपीसी बना है, कंपनीज एक्ट बना है, सब बहुत पुराने पुराने बने हुए, ठीक है? अब जब कोर्ट के पास हम कोई भी डिस्प्यूट लेकर गए तो कोर्ट ने बोला कि ये एक्ट जो है मैं इसको फॉलो नहीं करना चाहता, ये बहुत पुराना है और इस टाइम पर जस्टिस सर्व करने के लिए मुझे कुछ और डिसीजन देना पड़ेगा जो कि एक्ट के प्रोविजन से अलग है। करेक्ट है? राइट? सो अब जज ने कुछ और डिसीजन दिया, एक्ट में कुछ और लिखा है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी फॉलोड, एक्ट और जज का डिसीजन? जज का डिसीजन पक्का? पलटोगे तो नहीं अपनी बात से? करेक्ट। सो दैट इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। वो जो जज डिसीजन दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का डिक्री, या फिर थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। करेक्ट है? और अगर हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को फॉलो करते हैं देन दैट इज कॉमन लॉ विच इज ओवर एंड अबव व्हाट इज रिटन इन दी एक्ट। ठीक है? तो अगर एक्ट में कुछ लिखा है हम उसको फॉलो करते हैं 100%, जज भी उसी को फॉलो करता है। पर अगर जज को, जज मतलब कौन से हो गए? जो भी कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा नहीं यार ये जो एक्ट में लिखा है ना ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, आई डोंट थिंक इससे जस्टिस सर्व कर पाऊंगा, तो वो फटाफट से क्या करेंगे? एक अपने हिसाब से ऑर्डर देंगे और वो होगा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जिसको फॉलो करना कंपलसरी है। आ रही बात समझ में? यस मैंने एक बार कुछ स्टूडेंट्स अगर कुछ डबल में होंगे यहाँ पर, मैंने उनको बताया था यहाँ पर कि निर्भया वाला केस हुआ था। हाँ, निर्भया वाला केस जो था उसमें दिल्ली में हुआ था वो सब, ठीक है? उसके पहले तक क्या था? उसके पहले तक ये था कि अगर कोई भी माइनर, कोई भी हीनियस क्राइम, हीनियस मतलब एकदम गंदा क्राइम विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, अगर वो कमिट करता है तो माइनर को माइनर ही ट्रीट करेंगे और उसको जुवेनाइल होम भेज देंगे। यही होता था, राइट? लेकिन वन ऑफ द क्रिमिनल्स, वन ऑफ द कल्प्रिट्स जो थे उसमें वो एक माइनर था। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया बाद में कि अगर कोई 14 से 18 साल के बीच का माइनर है और अगर वो ऐसा कोई हीनियस क्राइम कमिट करता है तो ऐसे केस में उसको मेजर ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? मेजर। तो उसको ट्रीटमेंट भी मैम कैसे मिलेगा? मेजर जैसा। तो इसका मतलब मैम अगर मेजर को फांसी की सजा होगी तो फिर उसको भी हो जाएगी क्या? यस। आ रही बात समझ में? नाउ द पॉइंट इज कि उसके पहले जो सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो लिखा है वो यही है कि माइनर को माइनर ट्रीट करना और जुवेनाइल होम भेजना है, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अलग हो गया। सो दैट इज कॉमन लॉ।
कॉमन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ को समझना, यही तो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस में सीखना है। आ रही बात समझ में? यस, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिस्प्रूडेंस? अंडरस्टैंडिंग द लॉ, ठीक है, ओके, यस। नाउ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट पढ़कर आए हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है? पढ़ा है ना? माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनर बन सकता है? कितने लोग बोलते हैं हाँ? कितने लोग बोलते हैं ना? और बाकी जनता देख लो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे इधर उधर एडजस्ट कर लो। हाँ, माइनर, अरे कुछ भी एक डिसीजन ले लो, कौन सा यहाँ पर केबीसी तुम्हें 1 करोड़ कोई नहीं दे रहा, ठीक है। हाँ बताओ, माइनर पार्टनर बन सकता है? बन सकता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है थोड़ा बहुत भी? हाँ, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि माइनर पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, ओनली फॉर प्रॉफिट्स। मतलब आप उससे लॉस शेयर नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कौन सा एक्ट फॉलो करूं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करूं या पार्टनरशिप एक्ट करूं? क्या बोलते हो? आपका नाम क्या है? प्रनिष्का। प्रनिष्का का मतलब क्या होता है? कभी नहीं पूछा ना? बिलव्ड फॉर, अच्छा ओके, ठीक है, जो प्रकृति जिसको सबसे ज्यादा पसंद करे। क्या लगता है पार्टनरशिप फॉलो करना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। मतलब तुम्हारे हिसाब से माइनर को पार्टनर नहीं बनना चाहिए? फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, तो नहीं बनाना चाहिए ना, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना चाहिए? दोनों कर सकते हो? कर तो दोनों सकते हैं, करना क्या चाहिए? अलाउड तो है, गवर्नमेंट थोड़ा मना करेगी। तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना है ना, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है ना? अरे यार चल, मेरे को इतना मजा आने वाला ना इस क्लास में, तुम लोगों को काफी मजा आएगा, मैं कह रही हूँ। चलो देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सिंपल सी बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ जनरल एक्ट, इट्स अ जनरल एक्ट, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। बट पार्टनरशिप एक्ट इज एन एक्ट स्पेशली स्पेसिफिकली मेड फॉर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्ट है। तो अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, इशू मतलब क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस, एक एक्ट कुछ और बोल रहा है, दूसरा एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो जनरल एक्ट को छोड़कर हम एक स्पेशल एक्ट फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? स्पेशल एक्ट। और स्पेशल एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप। तो हम ये बोल सकते हैं कि यस, पार्टनरशिप एक्ट वुड बी एप्लीकेबल विच सेज कि हेलो, हाँ, यस, हाँ। तो क्या डिसाइड किया? पार्टनरशिप। हाँ, सो द पॉइंट इज कि ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया इतना सारा, वो पूरा जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज बेसिकली नथिंग बट इंटरप्रिटेशन। वो क्या है? इंटरप्रिटेशन। अब देखो, रीड करो, अब तुम्हें पूरी बातें, इट ऑल मेक सेंस जो हम इतना पूरा डिस्कशन कर रहे थे। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू डिस्कवर द ट्रू नेचर और इंटेंशन, ठीक है, ट्रू नेचर और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट इज लेजिस्लेचर? जो कि लॉ बनाता है, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइजेस वेयर लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर, और वेयर
टू व्यूज आर पॉसिबल, मतलब ऐसे प्रोविजंस जिसमें दो व्यू, दो ओपिनियन निकल सकते हैं, या फिर जहां पर डिफरेंट मीनिंग है जिसके कारण स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो रहा है। इसका मतलब, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, इसका इजियर वे में मतलब अगर हम निकालेंगे तो क्या है, लॉ जिस पर्पस के लिए बना है वही पूरा डिफीट हो रहा है, तो ऐसे केस में हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मैम क्या फॉलो करे, पार्टनरशिप करे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ऐसे केस में हमें इंटरप्रिटेशन स्किल्स निकालनी पड़ेगी और उसकी प्रॉपर रूल्स है जो हमें इसमें पढ़ना है। क्लियर है? यस। और आखिरी में आते हैं कौन से, जनरल लॉज। ये ऐसे लॉज हैं, जनरल लॉज, जो कि कोर्ट्स रेगुलरली बेसिकली फॉलो करती है। ठीक है, हाउ कोर्ट शुड इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये जनरल लॉज है, बेसिक लॉज है, सब पर एप्लीकेबल है, ये कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन पर या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल नहीं होते। इतना क्लियर है? यस। नाउ यू टेल मी कि इंडिया में लॉ बनता कैसे है, इंडिया में लॉ कैसे बनता है? बिल पास होता है पार्लियामेंट में, हाँ, तो बेसिकली सिंपल तरीका है, दो हाउसेस है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, दीज आर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यहां से पहले बिल पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है और उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बनता है। तो ये जो बिल पूरा एक्ट में कन्वर्ट किया गया, ये किसने किया? लेजिस्लेचर ने। किसने किया? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन तुमने सुना होगा आईटीआर फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, हाँ, तो ये जो रिटर्न्स है, फॉर्म्स है, फिर रेट पड़ती है कंपनीज पे, ऑफिस पे रेट पड़ती है, आपका असेसमेंट किया जाता है, इनकम टैक्स कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर, ये सारे नाम सुने हैं? तो ये लोग आपकी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, बैंक अकाउंट पर क्या कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। करेक्ट है? तो ये कौन सी बॉडी होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव। करेक्ट है? अब ध्यान से सुनना, बिल किसने, एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। पर उसको एग्जीक्यूट किसने किया? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। सो एमसीए नाम तो सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना? सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। वो एक्ट बनाते हैं, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 भी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बनाया, लेकिन इतने सारे जो फॉर्म्स हैं, एनुअल रिटर्न, फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ये वाली जो सारी कथा है वो किसने डिसाइड करी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने। आ रही बात समझ में? लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि या तो लेजिस्लेचर में के से लॉ बनाने में गलती हो जाए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाए, एग्जीक्यूशन गड़बड़ हो जाए, गलत तरीके से रेट मार दी, असेसमेंट गलत कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसके लिए साइड में एक बॉडी चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी। और जुडिशरी का मतलब कोर्ट। आ रही बात समझ में? सो लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ बनाती है, बिल को एक्ट में कन्वर्ट करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर्म्स, रिटर्न्स, असेसमेंट, ये सारी चीजें देखती है। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, इसका ध्यान रखती है। बहुत बार तुम्हें ऐसा पता चलता होगा ना, आईटीआर की डेट आगे बढ़ गई है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ गई है, तो ये जो डेट है वो कौन बढ़ा रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। आ रही बात समझ में? लेकिन कब 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 टैक्स फाइल होगा, ये लॉ में लेजिस्लेचर लिख चुका है, बट अगर इसमें कहीं पर भी किसी को डाउट होता है तो फिर कौन आ जाता है बीच में? जुडिशरी। अब मुझे बताओ, अब तुम लोग पढ़ चुके हुए चीज, हाँ, लेजिस्लेचर ने लॉ तो बनाया, पर अगर जुडिशरी ने कोई प्रोनाउंसमेंट पास किया तो दोनों में से किसको फॉलो किया जाएगा? जुडिशरी। क्योंकि हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? कॉमन लॉ। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से। सो दिस इज द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और द लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, जिसमें 3 अलग अलग बॉडीज से पूरा लॉ जो है वो
फॉलो किया जाता है। आ रही बात समझ में? यस, ठीक है, डन। क्या बोलती है जनता? श्रद्धा, कुणाल, प्रतीक्षा, गौरव, तनीषा, कुशाग्र, गरिमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नाउ, सो ये आपका एक बेसिक, मैंने आपको एक जिस्ट बताया JIGL का, विच इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉज। ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लॉ, कि लॉ आया कहाँ से है, लॉ के सोर्सेस क्या होता है। इंटरप्रिटेशन बात करता है हाउ टू इंटरप्रेट दोज लॉज, और जनरल लॉज बेसिक हमें प्रॉपर प्रोविजंस पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ पर से कितने लोग हैं जो कि ग्रुप 2 पढ़कर आए? तो आप लोग तो EBCL सिक्योरिटीज पढ़कर ही आए हो। हाँ, तो आपको प्रोविजन, सेक्शन, ये वो सब पता है, ठीक है। EET में काफी सारे स्टूडेंट्स कंपनीज एक्ट पढ़कर आए, सॉरी जनरल एक्ट पढ़कर आए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, पार्टनरशिप, तो आप लोग को भी प्रोविजन, सेक्शन सब कुछ पता है, राइट। तो हम लोग यही सारे सेक्शंस और प्रोविजन अलग अलग एक्ट के यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आर्बिट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है, IPC है, CPC है, CRPC है, इंडियन स्टैंप है, IT एक्ट है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? विच इज जनरल लॉज। नाउ हु इज गोइंग टू टीच? ये क्या हो गया? ठीक है, हु इज गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट? ऑफ कोर्स यही जो इतनी देर से आपके सामने खड़ी है। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैम इतनी देर बोलने के बाद अब इंट्रोडक्शन? हाँ, नहीं तो मैंने, हाँ देखो यार, मेरा एक बेसिक ये चलता है कि पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, ठीक है। अब तुम सब्जेक्ट से थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, अब मैं थोड़ी अपनी बकर कर सकती हूँ, ये बेसिक है, ठीक है। सो आई एम CS सौम्य कटारिया, और आई एम बेसिकली फ्रॉम इंदौर। इंदौर MP में आता है, और अच्छा, हाँ, और इंदौर MP में आता है। इट इज़ वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटीज, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री, आई थिंक सिंस 6 years, 5 years, 5 or 6 years। पर तुम आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। और आई हैव बीन इन पुणे सिंस अराउंड 4 years, 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए होंगे मुझे। इसके पहले मैं बैंगलोर में थी। मेरा CS कंप्लीट हुआ था 2015 में। 2015 में मैंने अपनी एग्जाम्स क्लियर की थी, बट डिग्री आते आते 2016 हो चुका था, विच इज़ आई थिंक मार्च में मुझे डिग्री मिली थी। अदर देन दैट आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इन 1 अटेम्प्ट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ हो। ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं, जितना आपको लग रहा है उतनी पुरानी नहीं हूँ। मैंने 2012 में अपनी पढ़ाई चालू की थी, अपना ग्रेजुएशन और CS दोनों 2012 में किया, 2015 में CS कंप्लीट किया। डिग्री आते आते 16 हो चुका था। उसके बाद मैंने MBA किया, MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सो MBA से रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको ऑफकोर्स असिस्ट कर सकती हूँ। LLB से रिलेटेड मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। MBA मैंने क्यों किया? MBA करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मुझे आगे PhD करना था। और MBA अभी तो CS को इट हैज़ बीन रिकग्नाइज एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बट उस टाइम पर नहीं थी। उस टाइम पर होती तो मैं ऑफकोर्स मास्टर्स नहीं करती, ठीक है। मास्टर्स भी मैंने इंदौर से ही किया। उसके बाद अभी मैं PhD कर रही हूँ। PhD मैं कर रही हूँ, माई टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी ब्रीच करता है, बीट एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉय, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ये मेरा टॉपिक है PhD का, जिसमें मैं PhD कर रही हूँ। जब हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने CS के बाद मैंने CS की आर्टिकलशिप की थी इंदौर से, ठीक है। सो देर इज दिस ग्रुप कॉल्ड कलानी ग्रुप। हैव यू एवर बीन टू इंदौर? एनीबडी हियर? यू खाने गए थे? सच में खाने गए थे? वेरी नाइस, ठीक है। तो सो देर इज दिस मॉल कॉल्ड ट्रेजर आइलैंड मॉल। उसकी वो पूरी कंपनी कलानी ग्रुप, हमारा ऑफिस भी मॉल में ही हुआ करता था, ठीक है। सो बहुत सारे टाउनशिप्स हैं, बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी ऐसी अलग अलग सोसाइटीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी में आती है। तो मैंने आर्टिकलशिप वहाँ से की, CS कंप्लीट किया। CS कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ 7-8 मंथ्स जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस चालू की,
ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली लगा कि शायद मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस चालू की। फिर बंद की, अब मैं वापस प्रैक्टिस अभी भी कर रही हूँ। माय वर्क प्लेस इज़ इन इंदौर, वो इंदौर में ही है ऑफिस तो, लेकिन मैं पुणे में रहती हूँ, जो अभी तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है, टीचिंग मैंने 2016 में ही स्टार्ट की थी टीचिंग, अलॉन्ग विथ वर्किंग एज अ सी एस, होल टाइम सी एस मैंने टीचिंग चालू की थी। देन आई मूव टू बैंगलोर। बैंगलोर में देर इज दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नाम सुना है? हाँ, सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है। वहाँ पर मैं पढ़ाती थी बीकॉम थर्ड ईयर एंड सी एस। ठीक है, तो बेसिकली बैंगलोर में क्या होता है, बैंगलोर में और हैदराबाद में, कि जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है कोई एक प्रोफेशन कोर्स चूज करना, लाइक सी ए, सी एस और सी एम ए, एंड देन दे प्रोवाइड सी ए, सी एस और सी एम ए की क्लासेस इन द कॉलेज इटसेल्फ। ऐसा, तो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी होता है वहाँ पर। सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है। ठीक है, तो वो कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। देन आई हैड मूव टू पुणे इन आई थिंक 2018, और तब से मैं यहाँ पर हूँ। आई एम हियर विथ इंस्पायर एकेडमी। इंस्पायर एकेडमी तो आप शायद जानते हैं, ठीक है। हाँ, सो आई रियली लव दिस टीम। ये टीम मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी पसंद है, इसलिए अभी तक टिकी हुई हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, वरना पुणे में मुझे स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, बट अब मुझे ये मेरा प्यारा अपना शहर लगता है। जो बाहर से आए उन लोगों को भी पुणे शहर काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, शुभम सर है, तुषार सर है, मयूर सर है एसबीसी में, टैक्स में सलीम सर है, नीलम सर है। सो इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं, सो आई लव दिस टीम। ये टीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और आई होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगे, यहाँ पर पढ़ने में मज़ा आए। अभी तक मज़ा आ रहा है? पक्का? पक्का? वो रिंग लाइट में से ऐसे बीच में देखना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे भगवान प्रकट हो रहे हैं पीछे से। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी। अब यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, मैंने सीएस करने का कैसे डिसाइड किया, वो मैं आगे बताते जाऊँगी। ऑफ कोर्स मैंने सीएस इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे मेरी थ्योरी अच्छी थी। ऑफ कोर्स मैंने सीएस इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा बिजनेस स्टडीज़ अच्छा था। ठीक है, बीएस बिजनेस स्टडीज़ होगा ना आप लोगों को अभी? हाँ, नहीं, आप लोगों को वो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से सब्जेक्ट में है? हाँ वही, वही सेम सेम सब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा बिजनेस स्टडीज था, तुम्हारा ओसी क्या है? ओसीएम। हाँ, दैट वन। ठीक है, वही सब्जेक्ट है। हाँ, और सो मेरा थ्योरी काफ़ी अच्छा था, प्रैक्टिकल मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था, मैथ्स तो बहुत ही बेकार था, इंटीग्रेशन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा नहीं आता था। ठीक है, तो इसीलिए आई चोज टू डू सी एस, टू परस्यू सी एस, और धीरे धीरे करते 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 एक राइट स्ट्रैटेजी से वो होता गया। ठीक है, सो जर्नी बहुत अच्छी थी। मैंने कैसे पढ़ा, हाउ कुड आई क्लियर एवरीथिंग इन वन अटेम्प्ट, आई विल डेफिनेटली कीप गाइडिंग यू विथ ऑल दोज ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत माहौल बना देते हैं सब लोग आकर। ठीक है, तुम लोगों के जितने भी सीनियर्स बोलोगे बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, मैं कह रही हूँ इट्स वेरी इजी। ये कोर्स बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस सही तरीका आना चाहिए पढ़ने का। बार 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 अगर आप हार्ड वर्क पे फोकस करोगे, हार्ड स्टडीज पे फोकस करोगे, तो स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा से इसमें बिलीव करती हूँ कि स्मार्ट स्टडी करो, सही तरीका चूज करो पढ़ने का, तुम लोग निपटा लोगे। इट्स वेरी इजी। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कुछ ज़्यादा आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि 16 घंटे पढ़ना है और 18 घंटे पढ़ना है, और यहाँ तक तो डार्क सर्कल्स आने ही चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस, चल ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट एक बार मैं आपको एक ओवरऑल पेपर पैटर्न बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। देखो, आई ऑलवेज बिलीव दैट वेन एवर यू स्टडी अ सब्जेक्ट यू नीड टू फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट। तुम्हें पसंद आना चाहिए वो सब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हें एकदम ऐसा है कि मन में बैठ जाना चाहिए वो सब्जेक्ट, उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे उस सब्जेक्ट की। हाँ, राइट। सो सबसे पहले हम बात करें जेआईजीएल की, तो जेआईजीएल टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है।
तो मैम फिर ये 80 + 20 क्या है? तो मैं बता देती हूँ, 80 मार्क्स के आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और 20 मार्क्स की आती है केस स्टडीज। ठीक है, 80 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन मैम, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? हाँ है, बढ़िया बात है। ठीक है, कैसे वो मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, 80 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। पेपर इजी रहता है। टोटल आपको 6 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका 5 मार्क का और 4 क्वेश्चन आते हैं, सो दैट इज 20 मार्क्स। बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें 4-4 पार्ट्स होते हैं और सारे पार्ट्स 4 मार्क के। दैट मीन्स एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 16 ना? मैथ्स पढ़ा है ना थोड़ा तो। ठीक है, तो 4 × 4 16 मार्क्स के आपका एक ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 6 में क्या मिलता है? ऑप्शन। ठीक है, तो आपको होता है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2A। या तो क्वेश्चन 2 के चारों पार्ट सॉल्व कर लो 1 2 3 4, या फिर क्वेश्चन 2A के चारों पार्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 6A, इसके भी 4-4 पार्ट्स होता है। या तो क्वेश्चन 6 के चारों सॉल्व कर लो या फिर 6A के चारों सॉल्व कर लो। ठीक है, तो टेक्निकली आपको पेपर तो 100 मार्क का है, बट अगर सारे पार्ट्स मिलाए, ऑप्शंस भी अगर हम कंसिडर करें, तो 132 मार्क्स का पूरा पेपर आता है। ठीक है, जिसमें से आपको कितने मार्क का अटेम्प्ट करना है? 100 मार्क का। क्लियर है? यस, वेरी सिंपल। नाउ देखो, अब हम अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसमें मेजरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, बट कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के भी नाम पर कैसे आते हैं? सीधे लेटिन वर्ड्स और मैक्सिम्स के नाम पर। लेटिन वर्ड समझते हो? ठीक है, लेटिन वर्ड्स और मैक्सिम्स के नाम पर आपको इस सब्जेक्ट में बहुत सारे मैक्सिम्स हैं, बहुत सारे लेटिन वर्ड्स आएंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस जुडिकेटा। सुना है क्या? रेस जुडिकेटा। ये मैं अभी सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, सो दैट आपको मैक्सिम और लेटिन वर्ड्स का आइडिया लगे। ठीक है, रेस जुडिकेटा का मतलब क्या होता है? अगर मैंने इस पर केस किया, किलर, मैंने अगर किलर पर केस किया, ठीक है, मैंने केस फाइल किया कोर्ट में, हमारे कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या है? मेरे घर की पार्किंग है, ये मेरे पार्किंग में गाड़ी क्यों लगा देती है? हाँ, मैंने केस कर दिया किलर पे। ठीक है, आपका नाम क्या है? अक्षिता। ठीक है, तो मैंने किलर पे केस कर दिया और मैंने इसको बोला कि तुम मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों लगाती हो, मैंने ऐसे केस फाइल कर दिया। बट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया वो केस। कोर्ट ने बोला ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। कोर्ट ने क्या बोला? इल्जाम बेबुनियाद है। कोर्ट ने केस रिजेक्ट कर दिया। मुझे गुस्सा आया, मैं फिर कोर्ट में केस फाइल करने गई। मैंने ऐसे कैसे, हाँ, ऊपर तक जाऊंगी मैं, और मैंने इसलिए वापस इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने क्या बोला? बेटा सौम्या, जब पार्टी सेम है, केस सेम है, फैक्ट सेम है, सर्कमस्टांसेस सेम है, और एक बार केस रिजेक्ट हो चुका है, तो तुम वापस क्यों वही केस फाइल करने आई हो? करेक्ट है, तो मेरा केस अब क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, विच मीन्स case with the same parties, same circumstances, same facts, once rejected by the court cannot be accepted by any other court. आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि इस तरह के मैक्सिम्स, इस तरह के प्रिंसिपल्स, इस तरह के लेटिन वर्ड्स आपको बहुत सारे हैं जिस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको एक्सप्लेन करो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आ जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप लोगों को टोटल इसमें 17 यूनिट्स है। इन 17 यूनिट्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, A, B, C, 1, 2, 3। ठीक है, कैटेगरी 1 क्या है? जो सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी है, जिसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसको मैंने रेड से मार्क किया है। ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, CPC, IPC, CRPC और आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट।
ठीक है, ये क्या है, ये सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो थोड़े मीडियम लेवल के हैं, विच इज सोर्सेज ऑफ लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, और इंडियन स्टैंप एक्ट। ये सब क्या हो गए, सेकेंड कैटेगरी। और जितने भी बचे हुए वो कौन सी कैटेगरी में हो गए, थर्ड कैटेगरी में, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी जो इजीएस्ट है। मैम हमें इनमें से कौन सा पढ़ना है, सब कुछ, सब कुछ, चॉइस नहीं है, क्लियर है। तीनों कैटेगरीज पढ़ना है। चैप्टर्स तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अब हम लोग इसको पढ़ने कैसे वाले हैं, ठीक है। क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के लिए आप लोगों को ऑफकोर्स क्या मिलेगी, रेगुलर नोट्स मिलेंगे। मैं आप लोगों को रेगुलर नोट्स बता देती हूँ। ये इस तरह से आप लोगों के रेगुलर नोट्स रहेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, इसको याद करने में आसान रहेगा, जितना पॉसिबल हो मैंने छोटे छोटे ऐसे फ्लो चार्ट्स आप लोगों के लिए बना रखे हैं, ठीक है। सो दैट इज वन विच इज नोट्स। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो क्या है, चार्ट्स, ठीक है। अब देखो आप लोग की जो एग्जाम होती है, आप लोग की एग्जाम होती है, एग्जाम में ब्रेक नहीं होता, गैप नहीं होता बिल्कुल भी, राइट। तो इसीलिए, और ये तो पहला ही पेपर है, तो लास्ट मिनट स्टडी करने के लिए, आखिरी मिनट पढ़ने के लिए एक करीब 70-80 पेजेस की एक चार्ट बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये सिर्फ आखिरी के दिन में आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन आखिरी के दिन में पढ़ने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, वरना आखिरी में सडनली खोलोगे तो ये बोलोगे ना मैम ये क्या है, ठीक है। तो पहले से तो आपको पढ़ना ही है, बट आखिरी के दिन में फिर सिर्फ ये पढ़ना है, फिर आपको थ्योरी बुक नहीं पढ़नी है, क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करना कंपलसरी है, जिसमें कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी और आपको आंसर्स लिखकर आना है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को एक सबसे आइडियल आंसर का फोटो भेजूंगी कि ये सबसे आइडियल आंसर है, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कंपेयर कि मेरा आंसर इससे कितना अलग है, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर दिन होने वाली है। वंस वी आर डन विथ थोड़ा सा एक मेजर पोर्शन के, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चंस देती जाऊंगी, फिर सेकंड चैप्टर के बाद तो वो फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक सेपरेट कॉपी JIGL की मेंटेन करनी है। उसमें कौन से क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले मैम, उसमें क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जो कि पास्ट एग्जाम पेपर्स के आ चुके हैं। सो बाय द टाइम वी आर डन विद दिस पोर्शन, आपके पास्ट एग्जाम पेपर्स सारे कवर हो चुके होंगे। तो मैम वही एक कॉमन क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, स्कैनर लेना है क्या, नहीं, ठीक है। स्कैनर इसलिए लेना है क्योंकि एनीवे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस राइटिंग में प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। उनको प्रैक्टिस कराने का एक सिंपल रीजन है कि ICSI के पेपर में 20% 25% पेपर पुराने पेपर्स में से ही आता है, और बाकी पेपर भी काफी सारा पुराने पेपर्स में से उठाया जाता है, बस थोड़े बहुत उसमें पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा, फैक्ट चेंज हो जाएगा, बट करीब करीब वही पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। सो ये हम लोगों का पूरा रहने वाला है। अब आप लोगों को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, कोई भी, कैसा रहा सेशन, मजा आया, यस, हैड फन, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आखिरी चीज, ये जो हम लोगों का पोर्शन है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग इन डिसम्बर, मेजरली सब लोग ही दिसंबर में लिख रहे हैं मतलब ना, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, तो हम लोगों का जो पोर्शन है वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज। हो सकता है आखिरी के कुछ दिनों में संडेज को भी क्लासेस हो, ठीक है। वो तो आप लोग आई थिंक काफ़ी आइडिया होगा ही इन चीज़ों का, हाँ, यूज टू हो गए हो, हाँ। तो 3 महीने में हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे जो आपको बुक में दी हुई है, ठीक है। कल हम लोग सबसे पहले चैप्टर्स समझेंगे, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसा बोला, आपको सब्जेक्ट पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट आपको पसंद करना जरूरी है, ठीक है। आप लोग आपकी सीनियर से बात करोगे तो आपके सीनियर्स बोलेंगे JIGL बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, विच इज ट्रू।
बट मैं हूं ना यार, मैं कराऊंगी ना, मैं मेक इट सुपर इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी, ठीक है? बस आप लोग रेगुलरली क्लास अटेंड कर लेना, ठीक है? बस इतना सा वन वन सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लिस्ट। तो आप लोग रोज क्लास अटेंड कर लेना, मिस मत करना, जो होमवर्क दूँ वो रेगुलरली कर लेना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आई विल इंश्योर 60+ कहीं नहीं गए, ठीक है? डन। सो 3 मंथ्स में हमें इसको कंप्लीट करना जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, टेस्ट रहने वाली है कुणाल, यस टेस्ट रहने वाली है। टेस्ट का हम लोगों का प्लान ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? जो हमारा बेसिक होता है, ऑफ कोर्स राइटिंग में ही होने वाला है। हाँ चलो डन। सो आई हैड अ ग्रेट सेशन, आई विल सी यू टुमारो 10:30, ठीक है? डन। चलो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय।